Hello friends, now we are going to start with the next topic, that is features of microeconomics. So हम लोग features of microeconomics को cover करने वाले हैं. Total there are 8 points जो microeconomics पढ़ते समय तुम्हें ध्यान रखना है. मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लैरिफाई करते जाता हूँ. सबसे पहला पॉइंट, जब भी तुम माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो कीप दैट इन नोट, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. हम माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं. इंडिविजुअल यूनिट जैसे कि हम लोग इंडिविजुअल फर्म को स्टडी करते हैं, हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइसेस को स्टडी करते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा फोकस करता है इंडिविजुअल यूनिट्स पे और उसके स्टडी पे वो फोकस करता है. ये उसकी खास बात है जो उसको माइक्रो से अलग करती है. सेकेंड पॉइंट, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट के प्राइसेस सेट कैसे होते. सो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस. मीन्स ये प्रोडक्ट के प्राइसेस या फैक्टर के प्राइसेस डिटरमाइन कैसे होते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिखाएगा जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को इन डेप्थ लेवल पे स्टडी करेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ें सिखा रहा है, इसीलिए उसका दूसरा नाम प्राइस थियरी है. सो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं. सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किस तरह प्रोडक्ट के प्राइस और फैक्टर के प्राइस सेट होते हैं वो सीखते हैं, इसीलिए उसका दूसरा नाम प्राइस थियरी है. थर्ड, पार्शियल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम सिंपल टर्म में बैलेंस क्रिएट होना. अगर दो चीज़ें बैलेंस हो जाती है मतलब वो एक स्टेबिलिटी का पॉइंट है और वहाँ पर इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं. अभी ये इक्विलिब्रियम जो है ना, वो मार्केट में डेवलप कैसे होता है वो तुम्हें सिखाया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. तुम्हें बताया जाएगा कि मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम क्रिएट कैसे होता है. देखो स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं मार्केट में. सो ये ट्रांजैक्शंस होते कैसे और ये ट्रांजैक्शन होते समय प्रोडक्ट के प्राइस सेट कैसे होते, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाएगा. और ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होगा कि तुम जो खरीदना चाहते हो और सामने वाला जो बेचना चाहता है वो दोनों मैच होना चाहिए. अगर वो दोनों मैच होगा तो ट्रांजैक्शन होगा और वो पार्ट को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं. बिकॉज मार्केट वहाँ पर ट्रांजैक्शन होते हुए देखेगा. उसी तरह कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे डेवलप होगा, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कैसे डेवलप होगा, वो सब हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है. जब भी इस तरह के तुम इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हो तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. क्यों? देखो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फैक्टर. अभी सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का पॉइंट बताया कि डिमांड एंड सप्लाई मैच हो. अभी ये इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं. एक पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम. पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम मतलब पूरी इकोनॉमी में जितना डिमांड है और पूरी इकोनॉमी में जितना सप्लाई, दोनों मैच हो. अगर तुम वहाँ पर वैसे पढ़ते हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है और वो सिनेरियो को हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम. मीन्स पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आ गया जनरल लेवल. लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ता, वो इकोनॉमी के अंदर एक सर्टेन पार्ट का इक्विलिब्रियम पढ़ता है. तो इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन एक पार्ट का, इसीलिए वो बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी. और ये पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हाउस होल्ड इक्विलिब्रियम पे कैसे आते हैं, किस तरह उनके बीच में बैलेंस डेवलप होता है, फर्म्स इक्विलिब्रियम पे कैसे आते हैं और इंडिविजुअल यूनिट्स जो दूसरे हैं वो भी इक्विलिब्रियम पे कैसे आते हैं. सो अगर हम इन सारी चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम पूरे इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पार्ट को स्टडी कर रहे हैं. इसीलिए उसको बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम. और ये पार्शियल इक्विलिब्रियम किस में है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. वो हम जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें जनरल इक्विलिब्रियम कैसे डेवलप होता है वो सिखाया जाता है. फोर्थ पॉइंट, जब भी तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो हमें एनालिसिस करना होता है और एनालिसिस करने के लिए हम सब चीज़ों को अगर चेंज होने देंगे तो हम चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते. तो हमें सर्टेन चीज़ों को अज्यूम करना पड़ता है. अज्यूम का मतलब कुछ शर्त रखनी पड़ती है. अगर वैसी शर्त नहीं रखेंगे तो एनालिसिस करना डिफिकल्ट होता है. जैसे कि मैं सिंपल चीज़ बताऊं, कोई एक चीज़ के ऊपर दो का इफेक्ट आ रहा है तो मुझे अगर एक का इफेक्ट पढ़ना है तो मुझे दूसरे को अज्यूम करके रखना होगा कि वो कांस्टेंट है. बिकॉज दोनों का साथ में इफेक्ट आ रहा होगा, किसका कितना इफेक्ट आ रहा है
वो समझने के लिए मुझे एक को हटाना पड़ेगा, तभी मैं दूसरे को समझ सकता हूँ। सो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के लिए हम लोग अजम्पशन का यूज करते हैं, हम शर्त रखते हैं ताकि अच्छे से एनालिसिस करके बिहेवियर को समझ सके। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम काफ़ी जगह पर देखोगे उन्होंने स्टेटमेंट स्टार्ट किया हुआ होगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मीन्स बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखोगे और एनालिसिस करोगे तो तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा चीज़ों को समझने की। बट अगर सब चीज़ों को एक साथ रख चेंज करोगे तो तुम्हें कौन सी चीज़ कहाँ पर असर कर रही है वो समझेगा ही नहीं। और यहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर शर्त का इस्तेमाल होता है वो है परफेक्ट कंपटीशन। मीन्स मार्केट में देयर इज परफेक्ट कंपटीशन और वो सोचकर पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस किया जाता है। और फुल एम्प्लॉयमेंट का एक और एक अजम्पशन, ये दो अजम्पशन ज़्यादातर यूज होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में चीज़ों को समझने के लिए। अभी इन डेप्थ लेवल पे ये क्यों यूज होते हैं, जैसे जैसे तुम थ्योरी पढ़ते जाओगे, चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2, 3, 4 जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, तो तुम्हें इन डिटेल समझेगा कि क्यों इस तरह के अजम्पशन का यूज किया जाता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स 4 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए। इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, प्राइसेस को ढूंढने में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम कैसे आता है वो बताता है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कैसे आता है वो माइक्रो नहीं मैक्रो एक्सप्लेन करेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हम सर्टेन अजम्पशन का यूज करते हैं, शर्त का यूज करते हैं ताकि हम चीज़ों को समझ सके। सो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट कंप्लीट कर दिए, रिमेनिंग 4 पॉइंट को अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड विद द 4 पॉइंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द 5th पॉइंट। टोटल और 4 पॉइंट है, 5, 6, 7, 8 एक एक करके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले 5th पॉइंट पे फोकस करते हैं, स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक साथ नहीं पढ़ता, वो इकोनॉमी को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता है, फिर एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। अभी इकोनॉमी में बहुत सारे मार्केट है तो हम लोग एक एक मार्केट को एक एक करके पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी को एक साथ नहीं पढ़ते, हम डिवाइड करते हैं मार्केट को एंड आफ्टर दैट वी स्टडी अ सिंगल मार्केट एट अ टाइम। सो इट स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमिक यूनिट्स इनटू अ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट एंड फिर उसको डिटेल में स्टडी किया जाता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ने का तरीका ऐसे है। 6, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें इंडिविजुअल स्टडी करने के लिए या इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम लोग मार्जिनलिज्म का यूज करते हैं। तो ये मार्जिनलिज्म क्या होता है? मार्जिनल का मतलब चेंज कितना आ रहा है ओल्ड सिचुएशन से न्यू सिचुएशन, उसको सिंपल बोलते हैं मार्जिनल। दैट इज चेंज इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट, मीन्स तुमने कुछ किया तो उससे चेंज कितना है। सो वो चीज को हम बोलते हैं मार्जिनल, टोटल वाइज कितना है। जैसे कि मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल दूं, सोचो कि मैंने 2 क्वांटिटी ऑफ कोई कमोडिटी कंज्यूम और उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, खुशी मिली 10 की, ऐसा एग्जांपल 10 की। और अगर मैं और एक तीसरा कंज्यूम करता हूँ तो मुझे जो एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको मार्जिनल बोलते हैं। ये मार्जिनल बताता है कि ओल्ड से न्यू में कितना चेंज, और यही टेक्निक यूज की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोड्यूसर को समझने के लिए और कंज्यूमर को समझने के लिए। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का यूज करेगा। और कैसे, देखो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ये सब पढ़ोगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ही फोकस करते, तुम्हें ये सारी चीजें एक एक करके क्लैरिफाई होते जाएगी। नंबर 7, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत अलग अलग तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उसके अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं। कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जिसमें एक ही सेलर होता है तो वहां पर काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं तो वे वहां पर काम करने का तरीका अलग होता है। जो मार्केट में देयर इज ओनली वन सेलर इज मोनोपोली मार्केट, बट इन अ मार्केट वेयर देयर आर मोर सेलर इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। So as the number of seller increases, the market structure, design and working of market differ, change होता है। अभी और 2 मार्केट स्ट्रक्चर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ये सारे मार्केट अलग अलग तरह के कैसे काम करते हैं और उसके अंदर सेलर कैसे बिजनेस करते हैं वो तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिखाया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 जो तुम पढ़ोगे वो इसी पे फोकस करते हैं। अभी तो ये सारे मार्केट स्ट्रक्चर एक साथ तुम्हें नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे तुम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ोगे यू विल कम टू नो कि हाँ रियल वर्ल्ड में ये अलग अलग तरह के मार्केट होते हैं।
लास्ट पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड। स्कोप लिमिटेड का मतलब वो सिलेक्टेड जगह पर ही यूज हो सकता है। आज अगर वो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है तो इंडिविजुअल यूनिट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, पूरे नेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत माइक्रो में नहीं। सो डजंट डील विथ नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि पॉवर्टी का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजफुल नहीं है, उसके लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज होता है लेकिन उसका स्कोप या उसका यूजफुलनेस एक लिमिटेड है। सो चार और मैंने फीचर्स बता दिए। स्लाइसिंग मेथड, पढ़ने का तरीका स्लाइस करके है। मार्जिनलिज्म का यूज करके हम पढ़ते हैं। अलग अलग तरह के मार्केट स्ट्रक्चर को माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और उसका स्कोप लिमिटेड। सो टोटल मैंने तुम्हें 8 फीचर बताए माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, एक एक करके। आई होप कि सारे फीचर्स क्लियर हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट आंसर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।